हेलो एंड वेलकम टू 100% मार्क्स। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 की कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें कि हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 1, pure copper sulfate can be separated from impure copper sulfate solution by। क्वेश्चन 1 में बोला गया है कि प्योर कॉपर सल्फेट को हम इम्प्योर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कैसे सेपरेट कर सकते हैं। इम्प्योर कॉपर सल्फेट से जब हमको प्योर कॉपर सल्फेट को सेपरेट करना होगा तो उसके लिए हम लोग क्रिस्टलाइजेशन मेथड प्रेफर करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन मेथड एक बेटर टेक्निक है जिससे कि हमको प्योर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिलता है। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक हमारा बेटर टेक्निक होगा। वहीं पर हम इवापोरेशन या फिर डिस्टिलेशन मेथड्स हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं, वो इसीलिए क्योंकि दोनों में स्ट्रॉन्ग हीटिंग का प्रोसेस होता है। अगर हम डिस्टिलेशन का बात करें या फिर अगर हम इवापोरेशन बोलें तो इन दोनों ही प्रोसेस में बहुत स्ट्रॉन्ग हीटिंग होता है, स्ट्रॉन्गली सब्सटेंस को हीट किया जाता है। तो जब हम बहुत स्ट्रॉन्गली किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उस सब्सटेंस में अगर इम्प्योरिटीज़ हो, जैसे कि यहाँ पर हमको बोला गया है इम्प्योर कॉपर सल्फेट, इम्प्योर CuSO4, अगर इसको हम स्ट्रॉन्गली हीट करेंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी अगर इसको हम देंगे तो ये कंटैमिनेट भी हो सकता है। ठीक है, कंटैमिनेट का मतलब होता है कि ये इसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो बिगड़ सकता है, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज़ भी है। तो वो ज़्यादा हीट एनर्जी मिलने पर CuSO4 के साथ रिएक्शन करके उसको ख़राब कर सकते हैं या उसको कंटैमिनेट कर सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्रिस्टलाइजेशन यूज़ करना चाहिए, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीटिंग का प्रोसेस नहीं होता है और उसमें नेचुरली आपको प्योर क्रिस्टल्स भी मिलते हैं। जो भी सैंपल का आप क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं उसका आपको प्योर एक सैंपल मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ देयर ओरिजिनल क्रिस्टल्स। तो इसलिए क्रिस्टलाइजेशन एक बेटर टेक्निक है और क्रिस्टलाइजेशन को ही हम लोग प्योर सैंपल ऑब्टेन करने के लिए, प्योर सब्सटेंस ऑब्टेन करने के लिए हम लोग क्रिस्टलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा दैट वुड बी क्रिस्टलाइजेशन। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दैट पिगमेंट्स ऑफ नेचुरल कलर्स कैन बी सेपरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। तो पिगमेंट्स मतलब सबसे पहले तो होता है कलर। जब भी हम बोलेंगे पिगमेंट, इसका मतलब होता है कलर या कोई भी तरीके का सब्सटेंस जो कलर प्रोवाइड करता हो। तो पिगमेंट्स को जब हमको सेपरेट करना है तो इसके सेपरेशन के लिए हम कौन सा टेक्निक यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्रोमैटोग्राफी यूज़ करते हैं। वाई क्रोमैटोग्राफी? क्योंकि क्रोमैटोग्राफी अगर हम वर्ड देखते हैं तो क्रोमैटोग्राफी 2 वर्ड से मिलकर के बना है। क्रोमा, इसमें एक वर्ड आता है क्रोमा, तो ये क्रोमा एक ग्रीक वर्ड से इन्फ्लुएंस्ड है एंड दैट ग्रीक वर्ड इज KROMA, दैट इज क्रोमा, जिसका मीनिंग ग्रीक में होता है कलर एंड ग्राफी का मतलब होता है सेपरेशन। क्रोमैटोग्राफी का मतलब होगा कलर सेपरेशन। तो कलर रिलेटेड कोई भी प्रोसेस हमको करना है या किसी भी कलर को हमको सेपरेट करना है तो हम क्रोमैटोग्राफी यूज़ करेंगे। और क्रोमैटोग्राफी कैसे किया जाता है ये हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, क्रोमैटोग्राफी विल बी द टेक्निक। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड यूजिंग क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन से हम लोग किस तरीके का प्रोसेस, किस तरीके का मिक्सचर्स सेपरेट कर सकते हैं। तो इसमें आपको 4 ऑप्शंस हैं और चारों ऑप्शंस हम लोग को पढ़ना है। सो लेट अस जूम इट आउट एंड रीड what sort of
ऑप्शंस आर गिवन। तो पहला ऑप्शन हमारा है कि अ मिक्सचर इन विच वन कंपोनेंट इज soluble, a mixture in which one component is soluble in a solvent। दूसरा है a mixture in which impurities are soluble in a solvent। और तीसरा है a mixture in which both the components are soluble in a solvent। और तीसरा है a mixture in which both the components are insoluble in water। तो यहाँ पर हम लोगों को चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए इन मिक्सचर इन विच इम्प्योरिटीज आर सॉल्यूबल इन अ सॉल्वेंट। ठीक है, इम्प्योरिटीज आर सॉल्यूबल इन अ सॉल्वेंट, ऑप्शन बी। क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन से हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं। सो इम्प्योरिटीज आर सॉल्यूबल इन अ सॉल्वेंट, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, जिससे कि हम मिक्सचर को सेपरेट कर पाएंगे यूजिंग द मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज सेपरेशन होता है और हमको प्योर सॉल्यूट मिलता है। सो इट विल बी ऑप्शन बी। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन इज कॉल्ड डैश एंड इट इज अ डैश चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन जब बोला जाएगा तो वो किस तरीके का चेंज है, ये भी पूछा गया है। और रस्टिंग ऑफ आयरन जब होता है तो उसको एक स्पेसिफिक टर्म दिया जाता है, एंड व्हाट इज दैट स्पेसिफिक टर्म दैट इज बीइंग यूज्ड। तो सबसे पहला तो जब एक आयरन का रस्टिंग होगा तो वो कभी भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में बदल नहीं पाएगा, और एक तरीके से उसका पूरा केमिकल कॉम्पोजिशन भी बदल जाता है, उसका अपीयरेंस बदल जाता है, कॉम्पोजिशन बदल जाता है। तो इसका मतलब ये कैसा तरीके का चेंज है, ये एक केमिकल चेंज है, बिकॉज उसका कॉम्पोजिशन पूरी तरीके से बदल गया। तो पहला तो हम यहाँ पर केमिकल लिखेंगे क्योंकि ये एक तरीके का केमिकल चेंज हुआ। ठीक है, और रस्टिंग ऑफ आयरन जो प्रोसेस है वो कोरोजन के कैटेगरी में रखा जाता है। कोरोजन का ही एक टाइप है रस्टिंग। सो हम रस्टिंग ऑफ आयरन को कोरोजन ऑफ आयरन भी कहते हैं। सो कोरोजन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सो फर्स्ट ब्लैंक में हमको कोरोजन लिखना है, सेकेंड ब्लैंक में केमिकल लिखना है, तो वैसा ऑप्शन है ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी विल बी माई करेक्ट आंसर, कि रस्टिंग ऑफ आयरन को हम कोरोजन कहते हैं और इसको हम केमिकल चेंज के कैटेगरी में रखते हैं। सो कोरोजन एंड केमिकल, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं असर्शन रीजन में। असर्शन रीजन, जैसा कि आप जानते हैं कि असर्शन रीजन में 2 सेंटेंसेस दिए जाते हैं। पहला सेंटेंस हमारा असर्शन वाला सेंटेंस होता है और दूसरा रीजन वाला सेंटेंस होता है। जब भी इसको सॉल्व करना है तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं और उन्हीं चारों में से आपको कोई करेक्ट ऑप्शन चुनना होता है। तो असर्शन और रीजन का जो भी 4 स्टेटमेंट है या 4 आपका जो ऑप्शन है जिसे चुनना है, तो वो इस तरीके कुछ रहेगा हमेशा। पहला हमेशा रहता है कि असर्शन और रीजन दोनों के दोनों ट्रू है और रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन करता है। ये आपका पहला ऑप्शन रहता है, जिसका मतलब मैंने अभी समझाया। और दूसरा होता है कि असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, लेकिन रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है। ये आपका सेकंड ऑप्शन होता है। थर्ड ऑप्शन इसके बाद आता है कि इफ असर्शन इज ट्रू, अगर असर्शन ट्रू है तो रीजन फॉल्स है। और फोर्थ है कि असर्शन अगर फॉल्स है तो रीजन ट्रू है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको तो सबसे पहले यही समझना होगा कि असर्शन और रीजन में ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सा है, उसके बाद ही हम कुछ चुन पाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हम थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी लिख देते हैं। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में था कि एक अगर असर्शन हम ट्रू मानते हैं, असर्शन अगर ट्रू है तो रीजन फॉल्स होगा। और लास्ट ऑप्शन मेरा था कि असर्शन फॉल्स है, असर्शन वाला स्टेटमेंट फॉल्स है और रीजन ट्रू है। ठीक है, अब इन्हीं चारों में से हमको चुनना है। तो सबसे पहला मेरा काम है कि जो असर्शन और रीजन का स्टेटमेंट लिखा है उसको पढ़ें और इंडिविजुअली देखें कि क्या असर्शन अपने आप में ट्रू है या नहीं और रीजन अपने आप में ट्रू है या नहीं। ठीक है, तो लेट अस रीड द सेंटेंसेस। असर्शन में लिखा है कि अ मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड अमोनियम क्लोराइड
कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर है और इसको हम सब्लिमेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सेपरेट नहीं कर पाएंगे। अब इसके पीछे हम लोग इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में समझते हैं। कैम्फर जो है, इसको हम लोग हिंदी में कपूर बोलते हैं, तो वो एक सब्लिमेबल मटेरियल है, मतलब ये सब्लिमेशन कर सकता है, ठीक है। तो इट इज केपेबल ऑफ सब्लिमेशन, केपेबल ऑफ डूइंग सब्लिमेशन, ठीक है। तो ये आराम से सब्लाइम कर सकता है, कहने का मतलब कि ये अपने सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है। उसी तरीके से अमोनियम क्लोराइड बोला जाएगा, तो अमोनियम क्लोराइड के साथ भी यही केस है। अमोनियम क्लोराइड भी सेम केपेबल ऑफ सब्लिमेशन, ये भी सब्लिमेशन कर सकता है, मतलब ये भी सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर मेरे पास एक मिक्सचर होगा कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड का, मान लो एक मिक्सचर ले लिया हमने और इस मिक्सचर के अंदर हमारे पास अमोनियम क्लोराइड भी है। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl। मान लो इसके अंदर NH4Cl भी है और साथ में कैम्फर भी रखा हुआ है इस कंटेनर के अंदर, ठीक है। अब इसको मान लो हम लोग सब्लिमेशन करने के लिए हीट कर रहे हैं, तो सब्लिमेशन के लिए सबसे पहले तो हीट करना पड़ता है और इसके ऊपर एक इन्वर्टेड फनल रखा जाता है और इन्वर्टेड फनल के यहाँ पे हम लोग कॉटन प्लग फिक्स करते हैं ताकि जो वेपर्स है वो बाहर ना निकले। तो इसके ऊपर हमने एक इन्वर्टेड फनल भी लगा दिया इस तरीके से ताकि वेपर बाहर ना जाए और फनल में इकट्ठा हो जाए। तो जब हम इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड का भी वेपर्स बन जा रहा है और कैम्फर का भी वेपर बन जा रहा है। तो यहाँ पर आपको जो भी वेपर्स उठता हुआ दिखेगा ये NH4Cl का भी वेपर्स होगा, ठीक है, और साथ में ये कैम्फर का भी वेपर्स होगा। तो कैम्फर भी अपने आप को गैस में तुरंत कन्वर्ट कर ले रहा है और NH4Cl भी खुद को अपने आप को तुरंत वेपर में कन्वर्ट कर ले रहा है। तो दोनों के दोनों एक साथ वेपर में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि दोनों का हम सेपरेशन के जगह और ज़्यादा मिक्स कर दे रहे हैं। तो हमको सेपरेशन करवाना था, तो सेपरेशन के लिए अगर हम सब्लिमेशन प्रोसेस का मदद लेंगे तो हम ये सेपरेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि NH4Cl और कैम्फर ये दोनों के दोनों क्या है, दोनों सब्लिमेशन कर पाते हैं। तो दोनों को हीट करने पर दोनों के दोनों एक साथ सब्लिमेशन करना स्टार्ट करेंगे और दोनों के वेपर्स आपस में मिल जाएंगे। तो इसीलिए ये वाला जो सेंटेंस है कि मिक्सचर ऑफ कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड, इसको सब्लिमेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता है, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो असर्शन हमारा ट्रू हो गया और वो हमने प्रूव भी कर दिया किस तरीके से ये ट्रू है, तो दैट इज करेक्ट। अब हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट में बढ़ते हैं कि सेकेंड स्टेटमेंट हमारा क्या बोल रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा बोल रहा है कि कैम्फर को जब हीट किया जाता है तो वो सब्लिमेशन कर लेता है, लेकिन अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेशन नहीं कर पाता है। मतलब कैम्फर को जब हम हीट करते हैं तो वो सब्लाइम कर सकता है, मतलब वो सब्लिमेशन कर लेता है, लेकिन जब हम अमोनियम क्लोराइड को हीट करते हैं, ये जो मैंने ट्रायंगल सिंबल बनाया है क्या है, ये हीट का सिंबल है, हीट सिंबल, ठीक है। एरो के ऊपर कभी भी ट्रायंगल दिखे तो मतलब हीटिंग प्रोसेस को डिनोट करता है वो। तो जब NH4Cl को हम हीट करते हैं तो यहाँ पर कोई सब्लिमेशन नहीं हो रहा है, नो सब्लिमेशन एट ऑल, ठीक है। तो क्या ये सही है? डेफिनेटली इट इज नॉट ट्रू, क्योंकि जानते हैं हम कि ये भी सब्लिमेशन कर सकता है, इट इज केपेबल ऑफ डूइंग सब्लिमेशन। तो जो ये बताया गया है कि यहाँ पर कोई सब्लिमेशन नहीं होगा, ये एब्सोल्युटली गलत है, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो रीजन अपने आप में क्या है, फॉल्स है, इंडिविजुअली वो फॉल्स है और डेफिनेटली ये इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन भी नहीं करता है। तो इसका मतलब हमको कौन सा ऑप्शन चुनना होगा, जिसमें रीजन फॉल्स है वो वाला स्टेटमेंट हमको, वो वाला ऑप्शन हमको चुनना होगा। सो दैट विल बी माय ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज ऑप्शन सी में हमने असर्शन को ट्रू माना है और रीजन को फॉल्स माना है। तो इसीलिए असर्शन मेरा ट्रू हुआ और रीजन मेरा फॉल्स हुआ। तो इस तरीके से असर्शन रीजन के क्वेश्चंस हम लोग को सॉल्व करना होता है। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रिलेटेड टू दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम लोग बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। हाउ वुड यू ऑब्टेन
a pure iodine, how would you obtain a sample of pure iodine from impure iodine? प्योर आयोडीन हम लोग को चाहिए और इम्प्योर आयोडीन हमारे पास है। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास इम्प्योर आयोडीन है और इससे हमको क्या चाहिए? प्योर आयोडीन चाहिए। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यही पूछा जा रहा है, मतलब कौन सा मेथड आप अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए जो मेथड हमको यूज़ करना चाहिए, नॉर्मली मैंने बोला कि जब भी आपको इम्प्योर या प्योर वर्ड दिखे तो आप हमेशा क्रिस्टलाइजेशन लिखना चाहिए। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन हम वहाँ लिखते हैं जहाँ पर ये जो इम्प्योर सैंपल आपको मिला है वो सब्लिमेशन नहीं करना चाहिए, इसका प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए कि वो सब्लिमेशन कर सके, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर इम्प्योर सैंपल कैसा होना चाहिए? इट शुड नॉट डू सब्लिमेशन। तब हम उसको क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक से हम क्रिस्टलाइज करवा सकते हैं और उसको प्यूरिफाई कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा जो एनसीईआरटी बुक में है वो है CuSO4 का। तो CuSO4 का अगर आपके पास इम्प्योर सैंपल है और आप उसको प्योर CuSO4 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्रिस्टलाइजेशन आराम से यूज कर सकते हैं। वो इसीलिए भी क्योंकि ये सब्लिमेशन नहीं करता है। अगर ये सब्लिमेशन करता और अगर हम इसको हीट करते हैं, मान लो हीट करने के लिए हमने सबसे शुरू में उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया और इसमें हम लोग रख रहे हैं इम्प्योर CuSO4 और साथ में इसमें वाटर भी हमने ऐड किया हुआ है और उसको हम हीट कर रहे हैं। तो अगर हम मान लेते कि इसको हीट करने पर CuSO4 अगर सब्लिमेशन कर सकता, अगर हम उसको वैसे मान लेते, उसको हीट करने से क्या होता, वाटर भी इवेपोरेट करने लगता और CuSO4 भी इवेपोरेट करने लगता। तो इससे अगर दोनों इवेपोरेट करके अगर ये कंटेनर को छोड़कर चले जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो इससे हम क्रिस्टलाइजेशन नहीं करवा पाएंगे और हम प्योरीफाई भी नहीं कर सकेंगे और हमारा जो इम्प्योर सैंपल है वो भी हमारा डिसअपियर हो जाएगा वेपराइज करके। तो इसीलिए क्रिस्टलाइजेशन में हमको वैसा ही सैंपल लेना होता है जो सब्लिमेशन ना कर सके। अगर वो सब्लिमेशन करेगा तो फिर उसका हम क्रिस्टलाइजेशन कभी करवा नहीं पाएंगे। तो आयोडीन के बारे में जैसे हमको इंफॉर्मेशन है दैट इट इज केपेबल ऑफ डूइंग सब्लिमेशन, ये सब्लिमेशन कर सकता है। तो अगर ये सब्लिमेशन कर पाएगा तो क्या हम इसका क्रिस्टलाइजेशन करवा सकेंगे? अगर हम इसमें मान लो आयोडीन डाल दें और अगर इसको हम हीट करके क्रिस्टलाइजेशन का फर्स्ट स्टेप अगर हम करना भी चाहेंगे तो ये आयोडीन अपने वेपर्स में कन्वर्ट होके I2 वेपर्स बना लेगा और कंटेनर को छोड़कर चला जाएगा। इट इज गोइंग टू मिक्स विथ एयर। तो अगर ऐसा होता है तो कोई आयोडीन बचेगा ही नहीं और सब्लिमेशन के वजह से सारा आयोडीन गायब हो जाएगा, तो क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्रिस्टलाइजेशन आंसर नहीं लिख सकते हैं। इवन इफ आपको यहाँ पर ये सब वर्ड्स दिख रहा है प्योर आयोडीन, इम्प्योर आयोडीन, फिर भी हम यहाँ क्रिस्टलाइजेशन नहीं लिख पाएंगे क्योंकि यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन के लिए जो आपको दिया हुआ है आयोडीन सब्लिमेशन कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर हमको क्रिस्टलाइजेशन मेथड काम नहीं आएगा। तो फिर कौन सा मेथड काम आएगा? क्रिस्टलाइजेशन मेथड अगर काम नहीं आएगा तो हमको वही मेथड यूज करना है जो ये मेथड कर सकता है। मतलब हमको यहाँ पर सब्लिमेशन ही आंसर लिखना है। वी नीड टू राइट सब्लिमेशन एज आवर आंसर। क्यों सब्लिमेशन? क्योंकि मान लो अगर एक कंटेनर है, इस पे अगर हम ऐसे इन्वर्टेड फनल रख रहे हैं और उसके ऊपर मान लो हमने कॉर्डन प्लग फिक्स किया और सब्लिमेशन का अगर हम पूरा सेटअप लगा रहे हैं और इसको हम हीट करना चाह रहे हैं, इसके अंदर मान लो हमने रख दिया आयोडीन का कुछ अमाउंट, ठीक है, मान लो इसमें हमने आयोडीन रख दिया यहाँ पर। अब इसको जब हम हीट करना स्टार्ट करेंगे तो इसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी है क्योंकि हमने इम्प्योर सैंपल लिया था, दीज वर ऑल इम्प्योर सैंपल्स। तो इसमें इम्प्योरिटीज भी है, ओके, और साथ में इसमें आयोडीन भी है, दोनों है। तो इसमें जो आयोडीन होगा वो वेपराइज करेगा क्योंकि वो अपने सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली अपने गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा, दैट इज सब्लिमेशन। तो यहाँ आयोडीन जो है अपने वेपर के फॉर्म में राइज करेगा और यहाँ
कूलर पार्ट्स ऑफ द कंटेनर में जाकर के, कूलर पार्ट्स ऑफ द फनल में जाकर के यहाँ पर सेटल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप आयोडीन को सॉलिडिफाई होता हुआ या डिपॉजिट होता हुआ देखेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो इम्प्योरिटीज है ये तो सब्लिमेशन नहीं कर सकता है ना, इट कैन नॉट डू सब्लिमेशन, इट कैन नॉट डू सब्लिमेशन, ठीक है। तो इम्प्योरिटीज तो सब्लिमेशन नहीं कर सकती, तो सिर्फ आयोडीन है जो सब्लिमेशन कर सकता है। तो जो सब्लिमेशन करेगा वही वेपर बनाएगा, वही जाकर के फनल में डिपॉजिट होगा। लेकिन जो सब्लिमेशन नहीं कर सकता है वो क्या होगा, दैट विल रिमेन बिहाइंड इन द कंटेनर, वो कंटेनर में यहाँ पीछे छूट जाएगा, वो यहीं पर रह जाएगा। तो सारे इम्प्योरिटीज यहीं पर पीछे रह जाएंगे और सारा आयोडीन सब्लिमेशन करके फनल में जाकर यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सेपरेट करते हैं एंड प्योर आयोडीन को ऑब्टेन करते हैं इम्प्योर आयोडीन से। तो यहाँ पर आंसर अगर वन वर्ड में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, बाय सब्लिमेशन। और अगर ये ज़्यादा नंबर के लिए आता है, जैसे 2 नंबर या 3 नंबर के लिए आता है क्वेश्चन, तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि किस तरीके से हमने इम्प्योरिटीज़ को सब्लिमेशन नहीं करवाया और आयोडीन का सब्लिमेशन हुआ और प्योर आयोडीन हम ऑब्टेन कर पाए। तो डायग्राम बना के भी एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर आपको उसको पैराग्राफ वाइज, पॉइंट वाइज उसको लिखना भी हो सकता है, अगर ज़्यादा नंबर के लिए पूछा जाता है इन दैट केस। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दैट स्टेट वन इंस्टेंस वेयर वाटर अंडरगोज अ फिजिकल चेंज एंड वन इन विच इट अंडरगोज अ केमिकल चेंज। तो ऐसा आपको चेंज बताना है जिसमें कि वाटर फिजिकल चेंज भी कर रहा हो और दूसरा एक चेंज बताना है जिसमें कि वो केमिकल चेंज कर रहा हो। तो लेट अस अंडरस्टैंड, वाटर का आपको एक फिजिकल चेंज लिखना है, एक एग्जाम्पल देना है जिसमें कि वो फिजिकल चेंज कर रहे हैं। फिजिकल चेंज का मतलब होता है चेंज इन स्टेट, या तो स्टेट में चेंज होना चाहिए, या तो शेप में चेंज होना चाहिए, या तो साइज में चेंज होना चाहिए, और कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है क्योंकि केमिकल कॉम्पोजिशन रिमेन्स द सेम। और दूसरा आपको एग्जाम्पल पूछा गया है वाटर जो कि केमिकल चेंज करना चाहिए, और केमिकल चेंज होने का मतलब कि क्या बदलेगा, केमिकल कॉम्पोजिशन बदलेगा, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंजेस, ठीक है। केमिकल कॉम्पोजिशन चेंजेस मतलब नया सब्सटेंस बनना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं वाटर, इसको हमने हीट किया है, ओके, और बहुत हीट करेंगे, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस तक इसको अगर हम हीट करते हैं, और हीट करने पर ये वाटर अपने वाटर वेपर वाले फॉर्म में या स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम बनता है। तो यहाँ पर वाटर क्या है, अपने लिक्विड स्टेट में है और स्टीम में अपने गैस वाले स्टेट में, अपने गैशियस स्टेट में है। तो यहाँ हमने सिर्फ स्टेट को बदला है, देयर इज नथिंग न्यू दैट इज फॉर्म्ड। पहले भी वाटर, यहाँ पर अगर हम इसका फॉर्मूला लिखना चाहेंगे वो भी H2O होगा, और स्टीम का भी फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो वो भी H2O ही होगा, कुछ अलग नहीं लिख रहे हैं, H2O ही रहता है दोनों का फॉर्मूला। तो दोनों का केमिकल कॉम्पोजिशन सेम रहा है, बदला नहीं है, बस स्टेट बदल रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग हीट कर रहे हैं तो उसका स्टेट बदल जाता है। सो दिस कुड बी वन एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल चेंज जो वाटर कर रहा है। अब वाटर से रिलेटेड हमको एक केमिकल चेंज बताना है जिसमें कि उसका केमिकल कॉम्पोजिशन बदल जाए। तो इसके लिए मान लो हमने वाटर लिखा, H2O इज वाटर, जो कि अपने लिक्विड स्टेट में है। ये L लिखने का मतलब क्या है कि वो अपने लिक्विड स्टेट में, ठीक है। अब इसी को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। मान लो इसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, इलेक्ट्रिक करंट पास करने से ये स्प्लिट हो जाता है इनटू हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। केमिकल रिएक्शन है, इसको हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 लगाना होगा, फिर इधर भी हमको 2 लगाना होगा। बैलेंस करने का मतलब नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। जितना रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम्स है उतना प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका बैलेंस हो जाता है। तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं कि वाटर अपने आप को हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस में स्प्लिट कर लेता है, बांट लेता है, जब हम उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या उसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क
पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो वाटर अपने आप को स्प्लिट कर लेता है। तो ये एक केमिकल चेंज हुआ। और क्यों केमिकल चेंज हुआ? क्योंकि वाटर एक कंप्लीटली डिफरेंट सब्सटेंस है, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन अलग है, और हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दो नए नए सब्सटेंसेस हैं जो हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं, जिनका केमिकल कॉम्पोजिशन वाटर के मुकाबले बहुत डिफरेंट है। तो इसीलिए यहाँ पर नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं, और एक बार अगर ये सब्सटेंसेस बन रहा है तो उसका केमिकल कॉम्पोजिशन भी बदल रहा है, तो इसलिए ये एक तरीके का केमिकल चेंज हुआ। ओके, चलिए इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग बेंजीन एंड टोलुइन। बेंजीन और टोलुइन के मिक्सचर्स को हम कैसे सेपरेट करेंगे? अब बेंजीन और टोलुइन क्या होता है? बेंजीन और टोलुइन अभी के लिए अगर आप क्लास 9th में जानना चाहें कि ये दोनों क्या है, तो आपके लेवल पे इसको हम बोलेंगे दैट बेंजीन एंड टोलुइन जो हैं ये दोनों सॉल्वेंट्स हैं। ये दोनों बेसिकली सॉल्वेंट्स हैं, और जैसे वाटर एक सॉल्वेंट होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम घोल सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, उसी तरीके से बेंजीन और टोलुइन भी सॉल्वेंट्स होता है, और अपने नॉर्मली अपने लिक्विड स्टेट में ही पाया जाता है। जनरल अगर रूम टेम्परेचर पे देखें तो ये अपने लिक्विड स्टेट में ही पाया जाता है। जैसे वाटर अपने लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, वैसे बेंजीन और टोलुइन भी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो बेंजीन और टोलुइन दोनों के दोनों सॉल्वेंट्स है वाटर की तरह, और इन दोनों को जब मिक्स किया जाता है, बेंजीन और टोलुइन को जब हम मिलाते हैं, तो ये दोनों एक मिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर फॉर्म कर लेते हैं। मिसिबल लिक्विड मिक्सचर बना लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होता है वो ग्रेटर होता है, ग्रेटर दैन 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का डिफरेंस होता है। तो इसीलिए जब मिसिबल लिक्विड होगा, मतलब दोनों लिक्विड्स आपस में पूरी तरीके से सॉल्यूबल होंगे, और दोनों के बीच का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस अगर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा, तो उस केस में हम लोग डिस्टिलेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, डिस्टिलेशन मेथड का यूज़ करेंगे। डिस्टिलेशन मेथड में मिसिबल लिक्विड्स के मिक्सचर्स को सेपरेट किया जाता है, और वहाँ पर ये दोनों लिक्विड आपस में रिएक्शन भी नहीं करना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम दोनों के बीच का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए, तब हम डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। तो बेंजीन टोलुइन आएगा और उसके मिक्सचर के बारे में पूछा जाएगा, तो डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट किया जाएगा। ठीक है, और सिंस ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो सिर्फ आप डिस्टिलेशन लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, मार्क्स कोई डिडक्ट नहीं होगा। आपको सिर्फ मेथड का नाम लिखना है, क्योंकि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। लेकिन अगर ये ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन होता तो फिर आपको एक्सप्लेन करना होता। जैसे कि यहाँ पर एक सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर हाउ वुड यू सेपरेट बेंजीन एंड टोलुइन। बॉइलिंग पॉइंट्स दिया हुआ है और ये दोनों मिसिबल है, ये भी बताया गया है। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है और आपको मान लो 3 मार्क्स या 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में जब ये पूछा जाता है, तो फिर आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सिर्फ डिस्टिलेशन लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना पड़ सकता है, या अगर आप विदाउट डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर रहे हैं तो पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताना पड़ेगा कि आपने कौन कौन सा अपैरेटस लिया, अपैरेटस में कहाँ पर हम मिक्सचर रख रहे हैं, मिक्सचर को हीट करेंगे तो सबसे पहले कौन वेपराइज करेगा, उसके बाद वेपराइज होने के बाद फर्स्ट डिस्टिलेट कौन सा होगा, सेकंड डिस्टिलेट कौन सा होगा। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको पॉइंट बाय पॉइंट देना पड़ेगा अगर ये 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ तो। लेकिन अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आप अगर सिर्फ मेथड लिख देते हैं कि डिस्टिलेशन मेथड से ये काम हो रहा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। डिस्टिलेशन मेथड सिर्फ लिख देने से आपको 1 मार्क्स मिल जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग बढ़ जा रहे हैं अब शॉर्ट आंसर टाइप में। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट by which naphthalene changes into a vapor.
नेम एन एलिमेंट दैट कैन अंडरगो द सेम चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ क्लियर कर लूँ, थोड़ा इरेज कर लूँ, उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ओके, तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है कि नैप्थलीन अपने आप को वेपर्स में कन्वर्ट कर पाता है, और वेपर में कन्वर्ट करते टाइम वो कौन सा प्रोसेस फॉलो कर रहा है, किस प्रोसेस की वजह से वो अपने आप को वेपर में कन्वर्ट कर सकता है। तो नैप्थलीन, जैसा कि हम जानते हैं दैट नैप्थलीन इज बेसिकली केपेबल ऑफ डूइंग सब्लिमेशन। तो अगर ये सब्लिमेशन कर पाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि नैप्थलीन अपने आप को सॉलिड से डायरेक्टली अपने वेपर फॉर्म में या अपने गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट का जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का जो फर्स्ट आंसर होगा वो ये होगा दैट सब्लिमेशन मेथड के वजह से नैप्थलीन खुद को वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये 9th का फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकेंड पार्ट का आंसर कि नेम एन एलिमेंट जो कि सेम चेंज ऑफ स्टेट कर सकता है, मतलब उसी तरीके से सब्लिमेशन कर सकता है। तो इसका सेकेंड पार्ट का आंसर होना चाहिए आयोडीन, बिकॉज आयोडीन एक तरीके का एलिमेंट है। एलिमेंट मेंशन किया हुआ है, इसका मतलब आपको एलिमेंट ही लिखना है, आप कोई कंपाउंड का नाम नहीं लिख सकते हैं, किसी दूसरे सब्सटेंस का नाम नहीं लिख सकते हैं, आपको एलिमेंट ही लिखना है। हम चाहते तो यहाँ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl लिख सकते थे, लेकिन NH4Cl एक कंपाउंड है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम नहीं लिख पाएंगे क्योंकि यहाँ एलिमेंट मेंशन्ड है, कंपाउंड नहीं। उसी तरीके से हम कैम्फर लिख सकते थे, लेकिन हमने कैम्फर क्यों नहीं लिखा, कैम्फर भी एक कंपाउंड है, इसीलिए हम इसको यहाँ पर मेंशन नहीं कर पा रहे हैं। हम एक और एग्जाम्पल यहाँ लिख सकते थे, क्या, वी कुड राइट एंथ्रासीन, ये भी सब्लिमेशन कर सकता है, लेकिन ये भी एक तरीके का कंपाउंड है, इसलिए इसको भी हम यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे। लेकिन आयोडीन एक एलिमेंट है और सब्लिमेशन भी कर सकता है, तो इसीलिए हम आयोडीन को यहाँ पर लिखेंगे फॉर माय सेकेंड आंसर। ओके, तो आप कौन सा सब्सटेंस चुन रहे हैं तो वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा टोटली, एंड रीड द क्वेश्चन बिफोर आंसरिंग। अच्छे से केयरफुली रीड करेंगे क्वेश्चन को तभी जवाब देना स्टार्ट करिएगा, अदरवाइज बिना पढ़े अगर हड़बड़ी में आप जवाब देंगे तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो छूट जाता है और फिर बाद में लगता है कि आंसर गलत हो गया। तो instead of regretting afterwards, it is better to read the question first and then understand it properly and then trying to answer that. Okay, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 में बढ़ते हैं। What is the principle of centrifugation technique and what kind of mixture can be separated using this technique? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है कि सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का प्रिंसिपल होता है कि सेंट्रीफ्यूगेशन में कोलॉइड्स को हम सेपरेट करते हैं। पहली बात, किस तरीके मिक्सचर सेपरेट होते हैं, कोलॉइड्स को सेपरेट किया जाता है। और कोलॉइड्स हम जानते हैं कि उसमें दो तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, पहला होता है डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा होता है डिस्पर्सिंग मीडियम। तो जैसे मिल्क का ही एग्जांपल ले लें, तो मिल्क एक कोलॉइड है और इसमें आपको दो तरीके के कंपोनेंट्स मिलेंगे। एक कंपोनेंट होता है cream part of the milk, that is one component, and the next is the water part of the component. Okay, water भी इसमें present होता है, water part, liquid part of the milk, and ये जो cream part है ये lighter होता है, हल्का होता है। अगर इसका डेंसिटी देखेंगे तो ये लेस डेंसर है, हल्का कंपोनेंट है, भारी नहीं है। और वाटर वहीं पर थोड़ा हैवियर कंपोनेंट है, मतलब इसका डेंसिटी ज़्यादा है। लाइटर मतलब लेस डेंसिटी और लेस डेंसर, एंड हैवियर मतलब मोर डेंसर, मतलब हैविंग मोर डेंसिटी। जितना ज़्यादा डेंसिटी उतना ज़्यादा भारी, जितना कम डेंसिटी उतना ज़्यादा हल्का। ठीक है, तो जब मिल्क के क्रीम को और वाटर वाले पोर्शन को जब हमको सेपरेट करना होता है तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम मिल्क को बहुत तेज़ी से रोटेट करते हैं, और रोटेशन के वजह से जो लाइटर कंपोनेंट है वो ऊपर आ जाता है और जो हैवियर कंपोनेंट है वो नीचे चला जाता है। तो ये जो टेक्निक है वो इस प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है, डेंसिटी के डिफरेंस पर ही बेस्ड है, कि जो लाइटर कंपोनेंट होगा या जो हल्का कंपोनेंट होगा वो रोटेट करने पर ऊपर आ जाएगा, और जो हैवियर कंपोनेंट होगा, भारी कंपोनेंट होगा, वो उस लाइटर कंपोनेंट के नीचे चला जाएगा। सो ये बेसिक प्रिंसिपल होता है सेंट्रीफ्यूगेशन का। सो लेट अस राइट दिस
लिखने के लिए हम इसको लिखेंगे कि द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक इज दैट द लाइटर ब्रैकेट में आप लेस डेंसर भी लिख सकते हैं, लेस डेंसर कंपोनेंट ऑफ कोलॉइड। कोलॉइड मेंशन करना बेटर है क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो टेक्निक है ये कोलॉइड्स के लिए, कोलॉइडल सॉल्यूशन के लिए ही यूज होता है। तो किसका कंपोनेंट, किस तरीके के मिक्सचर का कंपोनेंट, कोलॉइड का कंपोनेंट। तो जो लाइटर कंपोनेंट है, तो लाइटर कंपोनेंट ऑफ द कोलॉइड comes at the top and the heavier मतलब more denser, डेंसिटी जिसका ज़्यादा, more denser component goes to the bottom। तो यही इसका प्रिंसिपल हुआ कि जो हैवियर कंपोनेंट है वो नीचे चला जाएगा और जो हल्का कंपोनेंट है वो ऊपर आ जाएगा व्हेन द मिक्सचर इज रोटेटेड वेरी रैपिडली। ठीक है, तो कम्स टू द बॉटम। आप चाहें तो इसको भी ऐड कर सकते हैं, इफ यू वांट हम इसको ऐड कर देंगे कि कंपोनेंट गोज टू द बॉटम व्हेन द कोलॉइड is rotated rapidly और when it is spun rapidly। तो लैंग्वेज आप अलग अलग करें लेकिन मतलब वही रहना चाहिए। so when it is rotated rapidly, okay। so ये हो जाएगा प्रिंसिपल। अब what kind of mixture can be separated using this technique, तो इसमें आपको जवाब लिखना है सेकेंड पार्ट के लिए कि इसमें हम लोग कोलॉइड्स को सेपरेट करते हैं। कोलॉइड्स आर सेपरेटेड, कोलॉइड्स आर सेपरेटेड using this technique in which components have different densities, components have different डेंसिटीज। मतलब ऐसा ही कोलॉइड को सेपरेट कर पाएंगे जिसके कंपोनेंट्स का डेंसिटीज अलग अलग हो। अगर डेंसिटीज एक जैसा होगा तो फिर उसको सेपरेट किया नहीं जा सकता है यूजिंग सब्लिमेशन, यूजिंग सेंट्रीफ्यूगेशन। तो डेंसिटीज आपका अलग अलग होना चाहिए, मतलब एक हल्का कंपोनेंट होना चाहिए, दूसरा भारी कंपोनेंट होना चाहिए, तभी जाकर के हम सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक लगा पाएंगे और दोनों कंपोनेंट को अलग अलग कर सकेंगे। डेंसिटीज का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी कोलॉइड सेपरेशन हो पाता है। ओके, सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ओवर इवापोरेशन। क्रिस्टलाइजेशन और इवापोरेशन के बीच का एडवांटेज क्या होता है कि दोनों में बेटर कौन सा है। तो बेटर तो डेफिनेटली जानते हैं हम, क्रिस्टलाइजेशन एक बेटर टेक्निक है और इवापोरेशन उससे थोड़ा सा एक लेवल आप कह सकते हैं नीचे होता है, मतलब उतना अच्छा नहीं होता, उतना एडवांटेजेस टेक्निक नहीं होता है। तो आपको वही एडवांटेजेस बताना है, मतलब हाउ इज इट बेटर दैन इवापोरेशन ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आई विल जस्ट राइट इट ओवर हियर। सो आंसर 11, द एडवांटेजेस सो इसमें फर्स्ट एडवांटेज है कि क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक जब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें सब्सटेंस में अगर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है तो वो उसको कंटामिनेट नहीं कर पाता है। वही अगर हम इवापोरेशन यूज़ करेंगे तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग के वजह से इम्प्योरिटीज़ मेन
सैंपल को कंटामिनेट कर जाते हैं या उनके साथ रिएक्शन कर जाते हैं। तो इसलिए इवेपोरेशन से बेटर होता है क्रिस्टलाइजेशन। सो फर्स्ट पॉइंट होगा दैट अपॉन evaporation impurities can contaminate the sample due to strong heating. This is prevented in crystallization. ठीक है, ये चीज़ नहीं होता है क्रिस्टलाइजेशन में, जबकि ऐसा होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है इवेपोरेशन टेक्निक में। फिर कुछ सॉलिड्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि शुगर, जिसको अगर हम ज़्यादा हीट करना चाहें तो वो अपने आप को ब्लैक कार्बन में कन्वर्ट कर लेता है, जिसको हम कहते हैं चारिंग ऑफ शुगर। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर जो सैंपल है जिसको हम प्योरीफाई करना चाह रहे हैं इवेपोरेशन टेक्निक से, तो वो होगा ही नहीं और सैंपल अपना कलर चेंज कर लेगा या उसका अपीयरेंस बदल जाएगा, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन बदल जाएगा। तो खुद का ही कॉम्पोजिशन खराब कर सकता है और उसका कॉम्पोजिशन डिग्रेड हो सकता है। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन में स्लो हीटिंग होता है और सैंपल का जो कॉम्पोजिशन है वो इंटैक्ट रहता है, वो खराब नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ड्यूरिंग इवेपोरेशन some solids like sugar get charred. Charred का मतलब होता है turn into black carbon। बिकॉज शुगर में कार्बन प्रेजेंट है, उसको अगर हम ज़्यादा हीट करते हैं तो वो काले कलर के सब्सटेंस में, एक ब्लैक मास में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज चारिंग ऑफ शुगर। ठीक है, तो ड्यूरिंग इवेपोरेशन सम सॉलिड्स लाइक शुगर गेट चार्ड अपॉन स्ट्रॉन्ग हीटिंग एंड दिस डज नॉट हैपन इन क्रिस्टलाइजेशन। तो मतलब क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली जो सैंपल है जिसको हम प्योरीफाई करना चाह रहे हैं, उस सैंपल के केमिकल कॉम्पोजिशन को बचाकर रखता है और उसको इम्प्योरिटीज से कंटामिनेट होने से भी बचाता है। तो जिससे कि आपको सैंपल उसके बिल्कुल प्योर फॉर्म में मिल जाएगा और सैंपल किसी भी तरीके से उसका क्वालिटी ख़राब नहीं होगा। तो इसके लिए क्रिस्टलाइजेशन ज़्यादा बेटर है इवेपोरेशन के कंपैरिजन में। सो दैट वाज आंसर नंबर 11। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है और आपको इसका इम्पोर्टेंस बताना है कि हाउ इज़ इट इम्पॉर्टेंट, और या डे टू डे लाइफ में हम उसका क्या इम्पोर्टेंस देखते हैं। सो लेट अस राइट आंसर नंबर 12। ओके, सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज बेसिकली एक ऐसा सेपरेशन टेक्निक है जिससे कि हम मिसेबल लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं जो आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं लेकिन आपस में मिले हुए होते हैं, इतने ज़्यादा डिजॉल्व्ड रहते हैं कि ऐसा लगता है कि वो एक ही मिक्सचर है। और वैसे मिसेबल लिक्विड को सेपरेट करते हैं जिनके बीच का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस और 25 केल्विन से कम होता है। और इसको सेपरेट करने के लिए एक स्पेशल अपैरेटस यूज किया जाता है जिसको हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कहते हैं। तो लेट अस राइट दिस, यही डेफिनेशन है। सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन is a separation technique
used for separating two miscible and non-reacting liquids whose difference in boiling point is less than 25 degree Celsius or 25 Kelvin using a fractionating column. ठीक है, तो जो भी बात मैंने बोला ड्यूरिंग एक्सप्लेनेशन, मैंने वो सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड की है। जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक क्या है, एक सेपरेशन टेक्निक है। इसको किस चीज़ के लिए क्यों यूज़ किया जाता है? मिसिबल लिक्विड के मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और ये लिक्विड्स आपस में नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए, मतलब दोनों का आपस में रिएक्शन करने का टेंडेंसी नहीं होना चाहिए। और इनके बॉइलिंग पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है दैट शुड बी लेस दैन 25 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस। और इसको करने के लिए हम एक स्पेशल अपैरेटस का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कहते हैं। सो दिस वाज द डेफिनेशन। अब इसके बाद आपको इसका इम्पोर्टेंस बताना है इन योर डे टू डे लाइफ। तो इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पहला इम्पोर्टेंस जो आपने क्लास 8 में पढ़ा था, एक चैप्टर हुआ करता था जिसमें हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ते थे कि कोल एंड पेट्रोलियम करके एक चैप्टर हुआ करता था जिसमें कि हम लोग कोल के डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ते थे, कोल के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते थे, पेट्रोलियम के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते थे, पेट्रोलियम में कितने सारे कंपोनेंट्स है उसके बारे में पढ़ते थे, कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट किया जाता है इसके बारे में भी पढ़ा था क्लास 8 में। तो अगर याद हो तो आपने पढ़ा है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को सेपरेट करने के लिए हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल किया जाता है। सो ये हमारा पहला इंपॉर्टेंस होगा क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन यूज है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। सो इट इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। सेकेंड यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का आपको क्लास 9th में पढ़ना है चैप्टर नंबर 2 में, जहां हम लोग पढ़ेंगे कि एयर में प्रेजेंट जितने भी गैसेस हैं, एयर में बहुत सारा गैसेस हैं। एयर में नाइट्रोजन है 78%, ओके, ऑक्सीजन है विच इज लाइक 21% अप्रॉक्स, ओके, देन यू हैव कार्बन डाइऑक्साइड, then you have noble gases like helium, neon, argon, krypton, okay। तो ये सब गैसेस हैं एंड ये रिमेनिंग जितने भी गैसेस है ये 1% बनाता है टोटल मिला जुला कर। तो ये सब कॉम्पोजिशन आपने पहले पढ़ा हुआ है, एयर के कॉम्पोजिशन के बारे में आप जानते हैं। लेकिन इन गैसेस को हम अलग अलग कैसे करेंगे, और ये सब गैसेस एक साथ मिलकर एयर में प्रेजेंट होते हैं। अगर हर एक गैस को हमको अलग अलग निकालना पड़े, अलग अलग करना पड़े, तो उसके सेपरेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सा मेथड लगाते हैं? तो इसके लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मेथड यूज़ करते हैं। और इसके लिए हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो जो अपैरेटस यूज़ होता है, सेम टाइप का अपैरेटस हमको एयर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए भी करना पड़ता है। तो ये भी हम लोगों को एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, एक इलेबोरेट सा डायग्राम दिया हुआ है जिसमें आपको एयर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करता हुआ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एक डायग्राम दिया हुआ है। सो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 में ही है।
तो आपका जो सेकंड इम्पॉर्टेंस होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, दैट विल बी दैट इट इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग different gases present in air. एयर में प्रेजेंट डिफरेंट गैसेस को अलग अलग करने के लिए हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हैं. ओके, सो दिस इज योर आंसर नंबर 12. ओके, सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन 13, 14, 15 आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड ट्राई एंड do it as a homework for today's class. तो क्वेश्चन 13, 14 and 15 इसको आपको कोशिश करना है खुद से ट्राई करने का एज अ होमवर्क, और अगर नहीं बनेगा तो विल बी ट्राई एंड डिस्कस इट इन द क्लास इटसेल्फ. ओके, तो इससे रिलेटेड और भी हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फॉर फ्रॉम चैप्टर नंबर 2, और ये तीनों क्वेश्चंस आप लोग को ट्राई करना है, खुद से इसका आंसर लिखने का कोशिश करना है. अगर नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा. ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, एंड हम लोग क्वेश्चंस आगे डिस्कस करते जाएंगे. ठीक है, सो थैंक यू.